नमस्कार साथियों, मेरा नाम समद और आप देख रहे हैं हेल्थ इज लाइफ। दोस्तों, आज हम दिमाग के इतिहास के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह 30,000 साल पहले की बात है। एक आदमी फ्रांस के दक्षिण में स्थित एक संकरी गुफा में प्रवेश करता है। एक चर्बी वाले लैंप की टिमटिमाती रोशनी में वह आसानी से सबसे दूर के कक्ष में पहुंच जाता है। एक पत्थर के ऊपर वह चारकोल से एक बाइसन के सिर की तस्वीर बनाता है, जो एक महिला के नग्न शरीर के ऊपर मंडरा रहा है। 1933 में पाब्लो पिकासो ने एक ऐसी ही छवि बनाई, जिसे मिनोटोर असॉल्टिंग गर्ल कहा गया। यह बात आश्चर्यजनक है कि 30 शताब्दियों के अंतराल पर दो कलाकार एक जैसे काम करते हैं, लेकिन शायद हमें बहुत ज़्यादा हैरान नहीं होना चाहिए। कम से कम शारीरिक रूप से हमारा दिमाग उन लोगों के दिमाग से बहुत अलग नहीं है, जिन्होंने इतने साल पहले चोवेट गुफा की दीवारों पर पेंटिंग की थी। उनकी कला उस समय के रचनात्मक विस्फोट का हिस्सा है। यह इस बात को और सबूत है कि उनके दिमाग भी हमारे जैसे ही थे। हमने अपने खूबसूरत मस्तिष्क कैसे प्राप्त किए? जीवित रहने के लिए। जंगली संघर्ष ने ऐसी असाधारण वस्तु कैसे बनाई? इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, खासकर इसलिए क्योंकि मस्तिष्क जीवाश्म नहीं बनते। हालांकि नवीनतम तकनीकों की बदौलत अब हम मस्तिष्क के विकास को अभूतपूर्व विस्तार से देख सके हैं। सबसे पहले तंत्रिका कोशिकाओं से लेकर गुफा कला की क्यूबिज्म के युग तक मस्तिष्क की कहानी प्राचीन महासागरों से शुरू होती है। पहले जानवरों के प्रकट होने से बहुत पहले उनमें तैरने या रेंगने वाले एक कोशिकीय जीवों में मस्तिष्क नहीं रहा होगा, लेकिन उनके पास अपने पर्यावरण को महसूस करने और प्रतिक्रिया करने के परिष्कृत तरीके थे। कैम्ब्रिज यूके में वेलकम ट्रस्ट सेंगर इंस्टीट्यूट में सेठ ग्रॉन्ट कहते थे, स्तनधारियों के विकास के दौरान ये तंत्र बरकरार रहे हैं। यह बहुत गहरी वंशावली है। बहुकोशिकीय जानवरों का विकास कोशिकाओं पर निर्भर करता है कि वे अन्य कोशिकाओं को समझने और प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो, साथ मिलकर काम करने के लिए। उदाहरण के लिए, स्पंज अपने शरीर में चैनलों के माध्यम से पंप किए गए पानी से भोजन को छानते हैं। वे धीरे धीरे इन चैनलों को फुला लेते हैं और किसी भी तलछट को बाहर निकालने और उन्हें अवरुद्ध होने से रोकने के लिए संकुचित कर सकते हैं। ये हरकतें तब शुरू होती है जब कोशिकाएं ग्लूटामेट या गाबा जैसे रसायनों संदेहवाहकों का पता लगाती है, जिन्हें स्पंज में अन्य कोशिकाओं द्वारा पंप किया जाता है। ये रसायन आज हमारे दिमाग में एक समान भूमिका निभाती है। पानी में रसायन छोड़ना दूर की कोशिकाओं से संवाद करने का एक बहुत ही धीमा तरीका है। डेमो स्पंज को अपने चैनल को फुलाने और बंद करने में कुछ मिनट लग सकते हैं। ग्लॉस स्पंज का तरीका तेज है। वे अपने शरीर में एक विद्युत आवेग को शूट करते हैं, जो उनके शरीर के माध्यम से पानी पंप करने वाले सभी फ्लैगेला को कुछ सेकेंड के भीतर बंद कर देता है। यह इसीलिए संभव है क्योंकि सभी जीवित कोशिका आयनों को पंप करके अपनी झिल्लियों में विद्युत क्षमता उत्पन्न करती है। झिल्ली में आयनों को स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने वाले चैनलों को खोलने से इस क्षमता में अचानक परिवर्तन होता है। यदि आसपास के आयन में चैनल भी प्रतिक्रिया में खुल जाते हैं तो एक प्रकार की मैक्सिन तरंग एक कोशिका की सतह पर कई मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा कर सकती है। चूँकि कांच के स्पंज में कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती है, इसलिए ये आवेग उनके पूरे शरीर में यात्रा कर सकते हैं। बेशक अगर हमारे पूर्वज तैयार नहीं जानते होते तो हम यहाँ नहीं होते, और 500 मिलियन साल पहले जब उनमें से एक प्रजनन कर रहा था तो चीज़ें गलत हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पूरा जीनोम डुप्लीकेट हो गया। वास्तव में ऐसा सिर्फ एक बार ही नहीं बल्कि दो बार हुआ। इस दुर्घटनाओं ने बहुत सारे अतिरिक्त जीन प्रदान करके अधिक जटिल मस्तिष्क के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। जैसे जैसे प्रारंभिक मछलियां भोजन और साथ ही खोजने तथा शिकारियों से बचने के लिए करते थे, उस प्रकार बुद्धिमानी से 360 मिलियन वर्ष पहले तक हमारे पूर्वजों ने भूमि पर उपनिवेश स्थापित कर लिया था। तो चलिए दोस्तों, ये थी
इतिहास दिमागों की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।